एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे डेप्रिसिएशन का चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है, यहाँ से 100% है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रैक्टिकल आए, थ्योरेटिकल आए, कैसा भी आए, आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डेप्रिसिएशन का चैप्टर। इस डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगी एसेट्स का, देन उसके बाद हम डेप्रिसिएशन का करेंगे। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी एसेट्स की, क्योंकि एसेट्स के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्या फिर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या मेथड्स है, इन मेथड्स के सबको समझेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो क्या आपको पता है एसेट्स क्या होती है? एसेट्स वो संपत्ति होती है, वो एसेट्स का मतलब वो पार्ट्स होता है बिजनेस के अंदर जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपकी हेल्प प्रोवाइड करती है। ये कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट हो गया जो आपके बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प प्रोवाइड करे, दैट्स नोन एज अ एसेट्स। अब ये देखो, चलो आपको एसेट्स तो पता चल गई। क्या आपको ये पता है कि एसेट्स आपके 3 से 4 तरह के होते हैं? बट आपने अपनी बुक के अंदर, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा बेसिक टर्म्स के अंदर, एसेट्स हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक तो हमारी टेंजेबल एसेट्स होती है, एक हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है, एक हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स होती है। इन सब का मतलब पता है? नहीं पता तो 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आपको समझा देती हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, दैट्स नोन एज टेंजिबल। देखो, इसको लिंक बना के करो 10, इसको मतलब कि जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं इस पेन को क्या कर सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास पेंसिल रखी हुई है तो मैं इस पेंसिल को टच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो आपके बिजनेस में ऐसा कोई भी एसेट्स है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उन एसेट्स को क्या कहेंगे, टेंजेबल एसेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई है, ऑफिस के कोई भी इक्विपमेंट हुआ, राइट। ये सभी चीजें क्या हैं, एसेट्स है जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, और ये सभी चीजें अपनी बिजनेस को ऑपरेट करने में आपकी मदद करती है, दैट्स नोन एज टेंजिबल एसेट्स। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब इंटेंजिबल की ओर बात करते हैं। इंटेंजिबल का मतलब क्या है कि ऐसी एसेट्स जिनको आप ना तो टच कर सकते हैं, ना ही आप सीन कर सकते हैं, जस्ट ओनली क्या कर सकते हैं, इनको आप ओनली फील कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं बात करूं किसी, जैसे आईफोन है, आईफोन सबको पता है क्या है। क्या आपने आईफोन, एक ये ब्रांड है, कंपनी है, आईफोन कंपनी का आप फोन ले रहे हो, तो एक कंपनी का क्या है, ये नेम है, और इस आईफोन कंपनी की क्या बनी हुई है, रेपुटेशन बनी हुई है, मार्केट के अंदर क्या है, इमेज बनी हुई है कि आईफोन के अंदर जो फैसिलिटी मिलती है, जो फैकल्टीज मिलती है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, टॉप है, उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। तो क्या है, आईफोन की जो कंपनी की जो इमेज बनी हुई है लोगों के माइंड में, जो रेपुटेशन है जो लोगों के माइंड में बनी हुई है, उसे हम, क्या आप उसको टच कर सकते हो, क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं ना, जस्ट ओनली फील कर सकते हैं उसकी फैसिलिटी को देखकर। तो जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा, इसको गुडविल, इसे हम गुडविल कहेंगे, जो कंपनी की रेपुटेशन होती है, जो इमेज होती है, जिसकी वजह से उसको प्लस पॉइंट, स्टार्स मिलते हैं ना, कि इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को स्टार मिले हैं 4, 5 ऐसे मिलते हैं ना, तो ये क्या होती है, गुडविल होती है। इसी तरह से आपका होता है कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेटेंट। एक सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये सभी सॉफ्टवेयर की बात की जाए वो इंटेंजिबल, आप उसको टच नहीं कर सकते। अगर बात की जाए कंप्यूटर की, अब मैं जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मेरे पास क्या है, लैपटॉप है। जो मेरे पास जो लैपटॉप है, ये मेरे लिए क्या बन रही है, ये मेरे लिए एसेट्स है, जिसकी वजह से मैं आप सभी को क्या कर पा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको ओनली फील किया जाता है। पेटेंट क्या होती है, टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे उसके अंदर इनोवेशन होता है, उसके लिए आपको क्या मिल जाता है, पेटेंट का राइट मिल जाता है। ठीक है, इसको भी आप देख नहीं सकते।
वेस्टिंग एसेट्स कौन सी होती है? वेस्टिंग एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से आपको रिसीव होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऑयल वेल, सेकंड क्या हो सकता है? कोल माइन। अब देखो जो तेल के कुएं हैं, या आप नेचर से रिसीव कर रहे हैं तेल, जो आपका पेट्रोल होता है, कच्चा तेल होता है, वो कहाँ से ले रहे हो आप? माइन से ले रहे हो, वेल से ले रहे हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज से आप सामान खोदते जाएंगे, सामान को निकालते जाएंगे, ऑयल को निकालते जाएंगे, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो तेल की जो क्वांटिटी है, यहाँ पर जो जितना तेल अवेलेबल है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, है ना, कम होना शुरू हो जाएगा। तो इनकी क्वांटिटी क्या हो चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे घटते जाएंगे, दैट मीन्स उनकी वैल्यू क्या है, साथ साथ उसी तरह से डिप्लीकेट होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब हमारे पास, मैंने ये क्यों समझाया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे ही टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 2020 के अंदर एक मशीन खरीदी थी, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, सबके घर में, यस, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है, आपने 2020 के अंदर खरीदी है। मान लीजिए 2020 के अंदर वो 20,000 रुपये की खरीदी थी। क्या आज वो 2023 के अंदर उसकी 20,000 ही वैल्यू है? क्या उसकी 20,000 ही वैल्यू है? बता सकता है कोई मुझे? बिल्कुल भी नहीं, सभी मना करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 2021 आया है, 2021 आया है, 2022 आया है, फिर 2023 भी आया है। इस टाइम ड्यूरेशन के बाद मशीनों के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मॉडिफिकेशन हो चुकी है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारी नई फैसिलिटी आ चुकी है। और साथ ही साथ जैसे जैसे इसकी आपने जिस 2020 में खरीदी थी 2023 तक, उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने का एक और कारण है, क्योंकि आप जैसे उसको यूज़ कर रहे होंगे, ये तो है नहीं आपने ऐसी खरीदी है वापस वाके रख दी है ना, तो आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करने से उसके जो पार्ट्स हैं वो भी घिस गए होंगे, उनको रिपेयर की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई उनकी वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट से वो क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। इज इट क्लियर? क्या कहेंगे उसको हम? डेप्रिसिएशन कहेंगे। जब हम टेंजेबल एसेट्स के ऊपर, किसी टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि टेंजेबल एसेट्स के ऊपर, टेंजेबल एसेट्स की जब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसे क्या कहेंगे हम? डेप्रिसिएशन कहेंगे। इसी तरह से जब इनटेंजेबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? एमोर्टाइजेशन कहते हैं। नाम सबके अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे हम डिप्लेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। इज इट क्लियर? क्या इतना समझ में आ रहा है आपको कि जब टेंजेबल एसेट्स की बात की जा रही है, टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। ये 1 मार्क्स के अंदर आता है। जब आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑप्शनल में आते हैं, स्कूल के अंदर भी ये चैप्टर है आपका +1 क्लास के अंदर, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कि टेंजेबल एसेट्स पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन या फिर डिप्लीकेशन, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन लगता है। अगर इंटेंजेबल एसेट्स की बात की जाए तो उसके ऊपर क्या लगता है? एमोर्टाइजेशन बोलेंगे, कि उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, उस डिक्रीज हुई वैल्यू को हम क्या कहेंगे? एमोर्टाइजेशन कहेंगे। अगर बात की जाए वेस्टिंग एसेट्स के बारे में, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लेशन कहेंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 2021 के अंदर, और 2022 के अंदर मैं कह रही हूँ कि ये रह गई 80,000 रुपये की, ठीक है। तो इनके जो बीच का डिफरेंस क्या है? 20,000।
ये 20,000 क्या कहूँगी मैं, ये क्या लग गया इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन लग गया, कि मीन्स कि जैसे ही साल आगे बढ़ा, जैसे ही टाइम ड्यूरेशन आगे हुई, वैसे ही क्या हो गया आपके ऊपर, आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। अब देखो कंपनी ने खरीदी इसकी इतने में थी, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, बट इसकी फेस अब जो रिसेंट वैल्यू क्या रहेगी, 80,000 रुपये लगी है, और जो बीच का बचा, ये जो बैलेंस है वो डिफरेंस क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। इज इट क्लियर? अब मेरे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये 20,000 कैसे निकला है, हाउ टू बी कैलकुलेट द 20,000 एज अ डेप्रिसिएशन, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने के बच्चे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर बहुत 8 मेथड दिए हुए हैं, 8 मेथड दिए हुए हैं, बट आपके बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल 2 मेथड करने हैं। फर्स्ट इज दैट SLM मेथड, सेकंड इज दैट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। SLM मेथड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मतलब होता है, एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चे इस मेथड को काफी सारे नामों से जानते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्यों इनका नाम ऐसे पड़ा है, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड, एक सेकेंड, मेथड। इज इट क्लियर? ठीक है जी, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसकी वजह से आप इन सब के नाम को क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम्पल यही लेंगे हम, मैंने एग्जाम्पल लिया 1 अप्रैल 2021 को मैंने मशीन खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ना वो 20% है, ठीक है जी। अब मैं 20% किसके ऊपर कैलकुलेट करूँगी, जल्दी से बताओ। यस ऑफ कोर्स 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट करोगे। 1 लाख के ऊपर अगर मैं 20% जब मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 20,000 आएगा। इज इट क्लियर? मैंने क्या बताया आपको कि जो डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन कट रहा है आपका, ये आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, जो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सेकंड टर्म क्या याद रखनी है आपको, जो डेप्रिसिएशन है आपका लगता है हमेशा एट द एंड में, ठीक है। एट द एंड क्या है आपका, 31 मार्च 2000, अब यहाँ पे 22 है। इज इट क्लियर? अब ये 20% हमारे पास क्या निकल के है, डेप्रिसिएशन निकल के है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन हुई है 20% से। देखो, जिसके कारण आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी रह गई है, 80,000 रुपये। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने 20,000 रुपये किसके ऊपर कैलकुलेट किया है? एनीवन कैन एक्सप्लेन? यस, कि मैम आपने 20,000 किसके ऊपर लगाया है, 1 लाख। 1 लाख क्या था, 1 लाख मैम आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इज इट क्लियर? तो इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि ये हमेशा जो डेप्रिसिएशन है आपके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये कहा कि डेप्रिसिएशन आपके एट द एंड में लगेगा, ठीक है। तो 31/3 एट द एंड कितना हो गया, 2022। सबको पता है जो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और कहाँ तक होता है, मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अब जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे अब 2021 की बात की गई अप्रैल में, तो नेक्स्ट अब 2022 में मार्च आएगा। अब 1 अप्रैल 2022 के से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने डेप्रिशिएट लगा दिया है एट द एंड में, 31/3/2022 पर आपका डेप्रिशिएशन लग गया है, ठीक है जी। अब आपकी वैल्यू कितनी रहेगी है, 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से 80,000 रहेगी, ठीक है जी। मैं फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ एट द रेट ऑफ 20%। तो 20% आप फिर 1 लाख के ऊपर लगाएंगे तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। चलो 20,000 माइनस कर देती हूँ। इसकी डेट क्या रहने वाली है, एट द एंड रहने वाली है क्या, 31/3/2023। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पहले साल मैंने 20,000 रुपये कट किए,
ठीक है जी। क्या दूसरे साल भी मैंने सेम 20,000 रुपये कट किए? यस ऑफ कोर्स। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इज इट क्लियर? इसीलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है हर साल सेम कटने वाली है। इसको हम फिक्स्ड से भी जानेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कि हर साल आप क्या करने वाले हो, फिक्स्ड अमाउंट को ही क्या करने वाले हो, डिडक्ट करने वाले हो, जो कि कंपनी के लिए क्या रहने वाला है, एक्सपेंस रहने वाला है। इज इट क्लियर? स्ट्रेट लाइन का तो सिंपल सा है कि साल दर साल सेम 20,000 जब तक वैल्यू इसकी ज़ीरो नहीं हो जाती, या मोस्ट ऑफ क्या होती है कि मोस्ट ऑफ हर एक सामान की चलने की टाइम ड्यूरेशन होती है। जैसे कि कोई भी आप मशीन खरीदते हैं, आप टीवी खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, तो क्या कहते हैं कि मैम वारंटी मिली है आपको 7 ईयर की। तो इसका मतलब क्या है कि 7 साल तक वो सामान चलेगा, परंतु जब 7 साल से क्रॉस हो जाएंगे ना, तो उसके अंदर हमें रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो कारण क्या है, अब प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, हमें न्यू परचेज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डेप्रिशिएट का मतलब क्या है कि जो एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब वो डिक्रीज सेम अमाउंट से होती है तो उसे हम बोलते हैं SLM मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहेंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हर साल जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है सेम कटता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर साल सेम अमाउंट क्या करते हो आप, डेप्रिशिएट में अमाउंट में डिडक्ट करते हो, जो कि कंपनी के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यही चीज़ें आपको लिखी हुई है, आप इसको इन नोट्स को भी कैरी कर सकते हैं। आपको पर जो नोट्स है आपका PDF जो है, आपको पर PDF ₹9 में अवेलेबल है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर की PDF ₹9 में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो टीम आपको जल्दी ही रिस्पॉन्स करेगी एंड देन आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। यही बातें लिखी हुई है। टेंजेबल एसेट्स कौन कौन सी होती है, ऐसी एसेट्स जो कि आप टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। एंड वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है, आल्सो नोन एज द कंज्यूम्ड एसेट्स। कंज्यूम्ड एसेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एसेट्स है ना, आप उसको निकाल रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हो, उसमें से उनको अलग किया जा रहा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन उसको फिर यूज़ किया जा रहा है। अब देखो, आपने पेट्रोल यूज़ किया, एक बार आपने अपनी गाड़ी में फिल करवा लिया, क्या वो पेट्रोल आप दोबारा यूज़ करने के बाद जब वो धुआं बन जाता है, क्या उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। सो दैट्स वाई इसको हम कंज्यूम्ड एसेट्स कहते हैं, क्योंकि इनको हम कंज्यूम करते हैं, हम इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, विच आर द नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस लेवल पे टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से हम उसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, एज ए रिसोर्स इज एक्सट्रैक्टेड और रिमूव फ्रॉम द लैंड। वो जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो क्या होते हैं, लैंड से, जो हमारी जो भूमि है उसमें से क्या हो रही है, निकलते जा रहे हैं और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएंगे, खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऑयल वेल हो जाएंगे, कॉयल माइंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखी हुई है, एसेट्स हैव ए डिफाइंड स्पैन ऑफ लाइन। एसेट्स की क्या होती है, एक लिमिट होती है उसको, उसकी लाइफ की। ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच, एक्सपायरी ऑफ विच का मतलब क्या है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एसेट्स लाइफ। एसेट्स की लाइफ जैसे ही खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, तो क्या कहेंगे, एसेट्स विल बी लॉस देयर यूजफुलनेस। जैसे कि एग्जाम्पल इसके अंदर जो आपकी मेडिसिन है, मेडिसिन अगर आपकी क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, एक्सपायरी हो जाती है, क्या आप उसको खाते हो, क्या आपने कभी उसको यूज में लेके आए हो? बिल्कुल भी नहीं लेके आओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको खाया तो कहीं ना कहीं उसके क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो साइड इफेक्ट ना हो तो आप उसको क्या करोगे, उसको यूज ही नहीं करोगे। तो यही बात है। इसी तरह से कंपनी के अंदर एसेट्स होती है, उसका जो यूज़ है एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको मतलब बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगी। दैट्स वाई उसको बेनिफिट प्रोवाइड ना करने के कारण कौन कौन के हो सकते हैं कि आप कांस्टेंट यूज़ करते जा रहे हो, लगातार यूज़ करते जा रहे हो। टियर एंड वियर एंड टियर मतलब
फट गया है, फिर खराब हो गया है, ठीक है। द ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ गई है, अपग्रेड हो गई है। जैसे कि अब आईफोन की बात की जाए, पहले आईफोन दूसरा था, अब आईफोन 14 प्रो आ चुका है, उससे आगे बढ़कर आएगा, उससे आगे। तो क्या हो रही है, इनोवेशन हो रही है, अपग्रेड हो रही है, कंटिन्यूस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम, इसके अंदर आप मेडिसिन का एग्जांपल ले सकते हैं। बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, परमानेंट फॉल का मतलब क्या होता है कि हमेशा के लिए वो मार्केट के अंदर उसके प्राइस गिर गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जीन्स का एग्जाम्पल ले, पहले सिंपल जीन्स आती थी आपकी, नॉर्मल जीन्स से बोलते थे। देन उसके बाद आपकी पेंसिल जीन्स आई है जो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल नैरो होती है ना। देन उसके बाद आपके पास जीन्स आई, जॉगर जीन्स आई है जो पॉकेट वाली होती है, बहुत सारी पॉकेट होती है उस जीन्स के ऊपर, राइट, वो वाली आई। देन उसके बाद डेस्ट्रॉय जीन्स आई, बीच में से कटी फटी वाली पैंट, है ना, ये वाली पैंट आई। देन अब क्या आ रही है, बेल बॉटम पैंट आई हुई है, बहुत लूज पैंट है, ठीक है, सब वियर करते हैं, समझ पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पहले नॉर्मल पैंट का तो देखो अभी भी करेज है, बट जो बीच में मैंने बताई पेंसिल पैंट, जॉगर पैंट, डेस्ट्रॉय पैंट, बेल बॉटम पैंट, ये कुछ टाइम के लिए, कुछ छोटे से शॉर्ट टाइम के लिए क्या है, आपकी मार्केट में है, आप उसकी डिमांड करते हैं, डिमांड के हिसाब से क्या होती है, उसका प्राइस सेट होता है। अब देखो कोई पेंसिल पैंट लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता। जॉगर पैंट लेता है, बहुत कम लेते मिलेंगे। डेस्ट्रॉय पैंट भी अब थोड़ी बहुत कम हो गई, पर बेल बॉटम को बिल्कुल डिमांड पे है, इसके प्राइस भी हाई मिलेंगे। बट अगर इनके प्राइस बात की जाए तो ये क्या है, परमानेंटली गिर चुके हैं, अब नहीं कोई इनको खरीदता, समझ पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि द परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, मार्केट में इनके प्राइस जो क्या है परमानेंटली क्या है, गिर गए हैं नॉर्मल पैंट को छोड़ने के, ठीक है। तो कारण क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिजाइन्स आ रहे हैं, लोगों को अलग अलग चीजें पसंद आ रही है, तो दैट्स मीन्स क्या है, ये वैल्यू दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ रही है और जो पहले था उसकी गिर रही है, ठीक है। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन होना का मतलब क्या है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर, ठीक है जी। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, फिक्स एसेट्स है वो भी टेंजेबल है, अगर टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर वो एसेट्स इनटेंजेबल एसेट्स की डिक्रीज होती है तो उसे एमोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और वेस्टिंग एसेट्स को तो बता ही दिया, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीकेशन कहते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया। ये बेसिक कंसेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था। अब आपका देखो मेथड्स बहुत सारे दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड दिए हुए हैं, रिटर्न डाउन मेथड दिए हुए हैं, एन्युटी मेथड दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन फंड मेथड दिए हुए हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी फंड दिए हुए हैं, रिवैल्यूएशन दिए हुए हैं, मशीन आवर रेट दिए हुए हैं, डिप्लीकेशन मेथड दिए हुए हैं। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को मैंने आपको बताया कि इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोला जाता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाता है। ओरिजिनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है हमेशा चार्ज किया जाता है एट द फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। जो डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही अप्लाई होगी ऑफ द फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई एसेट्स खरीदी 1 लाख की, ठीक है, खरीदी तो ली मशीन आपने, अब आपने क्या किया, उसको अपने घर तक या अपने ऑफिस तक लाने के लिए बीच में जो भी खर्चा हुआ होगा वो भी क्या हो जाएंगे, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होंगे। इज इट क्लियर, ठीक है जी। अब मान लीजिए मैंने इंस्टॉलेशन के मतलब कि उसको अपने ऑफिस के अंदर रखवाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी, मशीन की जरूरत पड़ी होगी, तो मशीन के ऊपर मान लीजिए खर्चा 20,000 रुपये आ गया, तो अपनी टोटल मशीनरी का अगर मैं कहूँ कि खर्चा आया 1,20,000 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले लेते हैं, जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो इन सब से सामान मंगाते हैं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए सामान था 1100 रुपये का, आपने शूज़ मंगाए जॉर्डन के, ठीक है, 1100 रुपये के क्या आए हैं, शूज़ आए हैं। बट इन ऑनलाइन वेबसाइट वाले ऐप्स ने, अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्होंने क्या किया, आपसे क्या किया, एक्स्ट्रा चार्ज किए 500 रुपये, तो आपके शूज़ की वैल्यू कितनी हो गई अब 1600 रुपये। अब आप किसी को भी अगर बताएंगे कि मेरे शूज़ कितने के आए हैं तो आप हमेशा ये बताएंगे कि 1600 रुपये है, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट ये है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा में एक्सपेंसेस हुआ है उसको क्या करेंगे, आप इंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है जी।
इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड समझ में आ गया होगा, हमेशा इक्वल अमाउंट ही क्या करेंगे, उसके ऊपर चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात दी हुई है क्या, कि अगर आपके पास दो मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने के, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या है, एक फॉर्मूला और एक है आपके पास रेट। ठीक है, रेट अभी मैंने आपके एग्जांपल में दी 20%। ठीक है, अगर इन केस रेट नहीं दी होती है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अभी बताऊंगे, 2 मिनट रुको। अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप प्रेफर रेट को करेंगे, क्योंकि रेट इजिली पुट कर सकते हैं आप, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी है उसके ऊपर अप्लाई करो, देन आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल जाएगी। यस, बट अगर आपको रेट नहीं दी हुई है, फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत होगी। क्या, पहली तो इसकी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, जो आपकी एसेट्स है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है वो आपको पता लगानी। ठीक है जी। दूसरा कि जो एसेट्स आपने खरीदी है उसकी लाइफ कितनी है, पीरियड कितने साल तक वो चल सकती है। ठीक है। तीसरा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, मतलब कि जो आखिरी वैल्यू बच जाती है ना, मतलब कि जो आपने 2021 में सामान खरीदा 2023 तक जो उसकी वैल्यू बच गई है, ठीक है, उस वैल्यू को बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू, जो मतलब कि ना के बराबर ही होती है, मोस्ट ऑफ क्या होता है ना। तो स्क्रैप वैल्यू की जरूरत होती है, इन तीनों चीज़ों की जरूरत होती है। देन उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, अपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट को निकाल सकते हो। अब मान लीजिए मैंने कहा कि जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी 1 लाख थी, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू मेरे पास 0 है, कहते हैं मैंने कि बिल्कुल 0 वैल्यू हो गई है, और मैं कह रही हूँ कि कितने साल चलेगी ये, 5 साल चलेगी। ठीक है, ये जो एसेट्स आपने खरीदी है वो कितने साल चलेगी, 5 साल चलेगी। तो मैं इसको कैसे पुट करूँगी, एक सेकंड पहले मैं आपको फॉर्मूला लेके दिखाती हूँ। ओरिजिनल वैल्यू, या फिर मैं लिख सकती हूँ कॉस्ट माइनस के स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ एसेट्स। अब आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज़, स्क्रैप कितना है 0, लाइफ कितनी है 5। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड में 5, तो मेरे पास बन जाएगा कितना 20,000। क्या मेरा डेप्रिसिएशन सेम आया है, इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब आप फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको रेट दी हो तो रेट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर दोनों दिए हैं तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आप रेट का ही यूज़ करें। ठीक है, अगर फॉर्मूला रेट नहीं दी हुई है, इन अब्सेंस ऑफ द रेट, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी मदद से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, एक सेकेंड। हाँ जी, मेरे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2009 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज आ मशीन फॉर 90,000 एंड स्पेंट 6,000 रुपये ऑन इट्स कैरेज। वो क्या कह रहे हैं, एक अतुल लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने एक मशीन खरीदी जो कि 90,000 रुपये की थी, और उसके ऊपर उन्होंने कैरेज का 6,000 रुपये खर्चा लगा दिया, और इरेक्शन का 4,000 रुपये, मतलब कि निर्माण करने का 4,000 रुपये और 6,000 रुपये उसके कैरेज का, आने ले जाने की खर्चा पानी है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई है। ओरिजिनल कॉस्ट मैंने क्या बताया था, जितने में आपने खरीदी है वो प्लस में साथ में जितना भी आपके ऊपर खर्चा आया है, 6,000 रुपये आया है आपका खर्चा, प्लस के 4,000 रुपये खर्चा आया है, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपीज़। इज इट क्लियर। ठीक है जी। ऑन द डेट ऑफ द परचेज इट वाज एस्टिमेट दैट इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन विल बी 10 ईयर एंड आफ्टर द 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू 20,000। अब आपको क्या दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 20,000 रुपये की। ठीक है, और आपको लाइफ दी हुई है, लाइफ कितनी दी हुई है 10 ईयर। ठीक है, अब आपको रेट गिवन नहीं है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मैम कर सकते हैं। तो मैंने कैसे करवाया था कि फॉर्मूला क्या है आपका,
डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करने का पहले तो देखो ये क्या निकालना है आपको, ये और बता देती हूँ मैं। कह रहे कि प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 4 ईयर आफ्टर द प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब आपको ये समझ में आएगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा है, एसएलएम मेथड है, जिसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो क्या रहने वाली है, फिक्स्ड रहने वाली है। एंड क्लोज कब करना है, 31 मार्च इन एवरी ईयर, हर साल इसको क्लोज करना है। ठीक है, चलो हम इसको ना नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं कि जिससे आपको एंट्रीज भी मैं आपको करके दिखाऊं। ठीक है, अब फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई है, 1 लाख हो गई है। लाइफ कितनी है, 10 ईयर है। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20,000 है। इज इट क्लियर? क्या आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल सकते हैं फॉर्मूले में पुट करके कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, तो कितना आएगा 10, 80,000 अपॉन में 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8,000 रुपये हमारे क्या आ गया, डेप्रिसिएशन हो गया। इज इट क्लियर? चलिए अब आपको मैं एंट्रीज करना सिखाती हूँ, बेसिक से सिखाती हूँ, क्योंकि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। एंट्रीज कैसी होंगी डेप्रिसिएशन की। अब सबसे पहली बात तो आपने क्या किया है, मशीन को क्या किया है, परचेज किया है। अब आपने किसी भी मशीन को, कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे, बाय करेंगे, आपके पास क्या आई है, मशीनरी आई है, राइट। दुकानदार ने आपको क्या दी, मशीनरी दी है। क्या आपने मशीन ऐसी ले ली, आपने उसको क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, राइट। दैट मीन्स आपकी पॉकेट से क्या गया है, कैश गया है। तो इसके ऊपर जब भी हम कोई एसेट्स को परचेज सेल करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल लगता है। यस या नो? यस ऑफ कोर्स मैम लगता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, यही होता है। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या आया है। मैम हमारे पास क्या आई है, मशीन आई है, राइट। और क्या गया है आपके पास से, कैश गया है। तो आप एंट्री कर सकते हैं कि डेबिट किसको करेंगे, मशीनरी अकाउंट को करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, आपने किस में पेमेंट की है, डेबिट क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्या आपके पास से जा रहा है, कैश जा रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, कंपनी बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन करती है वो कैश में नहीं करती, वो बैंक का यूज़ करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। अब कितने की आपने लिया है, आपने मशीनरी ली है 1 लाख रुपीज़ की, तो 1 लाख की ऐसे एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, जो मशीनरी तो आपने खरीद ली, ये इसकी एंट्री हो जाएगी डेट। 1 अप्रैल कब खरीदी थी इन्होंने, 1 अप्रैल 2019 को ना, 1 अप्रैल 2019 को। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन हमेशा एट द एंड में लगता है। आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदी, तो इसका एट द एंड कौन सा होगा, 31 मार्च 2020 होगा। तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री लिख सकती हूँ 31 मार्च 2020। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर लग रहा है, जो कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चे की एंट्री कैसे करते हैं, नॉमिनल रूल, अकाउंट का रूल पता है आपको सभी को, क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट किसको करेंगे, ऑल गेन एंड प्रॉफिट, इसी को करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब देखो डेबिट एक्सपेंसेस क्या हुआ है हमारे पास, एक्सपेंसेस हमारे पास क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, जो कंपनी के लिए खर्चा है। डेप्रिसिएशन क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है। किसके कारण से हुआ है, ये एसेट्स की, मशीन को परचेज करने के कारण हुआ है। और अब हमें एंट्री को देखो क्या करना है, खर्चा कौन है, डेप्रिसिएशन। तो क्या आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल रूल अप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से हुआ है, मशीनरी की वजह से हुआ है। कितना हुआ है, 8,000 हुआ है मैम। इज इट क्लियर? अब आपका एट द एंड में आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, साल खत्म।
इसी तरह से अब इस वाले बैलेंस को माइनस करके, अब 1 लाख में से 8,000 माइनस करके 92,000 आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2021 को ट्रांसफ़र कर दिया। 1 अप्रैल 2020 को ट्रांसफ़र कर दिया आपने। अब फिर सेम एंट्री होने वाली है, हर साल सेम एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 8,000। इसी तरह से कंटिन्यूसली होती चली जाएगी। इन केस अगर आप अपनी एसेट्स को सेल कर देते हो, एसेट्स को सेल किया, दैट मीन्स जो शॉपकीपर है और ये आप हैं, आपके पास क्या है, मशीनरी है। अब आपने क्या करनी है, इस मशीनरी को सेल करना है। सेल करोगे तो ये मशीनरी किसको दोगे, इसको चाहिए ये मशीनरी, है ना, और इसके बदले में ये आपको क्या देगा, कैश देगा। अब एसेट्स की एंट्री करनी है तो कौन सा रूल लगने वाला है, एसेट्स की एंट्री करनी है तो मेरे पास क्या लगने वाला है, रियल अकाउंट रूल। डेबिट व्हाट्स कम इन, अब आपके पास क्या आ रहा है, आपने मशीन बेचकर क्या लिया, अपने पास कैश आ रहा है, ठीक है जी, और क्या गया है, मशीन गया है। तो सेल की एंट्री क्या रहने वाली है, सेल की एंट्री रहने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जितने भी में भी आपने सेल किए हैं उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट डाउन कर दोगे। अब मान लीजिए ये जो मशीन 1 लाख की खरीदी थी, ठीक है, 1 लाख की खरीदी थी, मैंने मान लीजिए 50,000 में सेल कर दिए, ठीक है, तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। अभी आप ये कहेंगे कि मैम 1 लाख की खरीदी थी, 50,000 में बेच दी है, तो लॉस ही हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ है, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, लॉस 50,000 का हुआ है या फिर 80 या फिर 24,000 का लॉस हुआ है। मोस्ट ऑफ बच्चे इसी के ऊपर टिक लगाएंगे, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो बच्चे, अब आपके पास सबसे पहले वैल्यू कितनी थी एसेट्स की, 1 लाख रुपीज़ मैम, ओके जी। देन उसके ऊपर क्या लगा, डेप्रिसिएशन 8,000 रुपीज़ लगा, ठीक है जी, उसकी वैल्यू घट के कितनी हो गई है, 92,000 हो गई है। देन नेक्स्ट ईयर फिर आपने 8,000 रुपये लगाए, ठीक है, मैंने 2 साल का अमाउंट लिया है, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ठीक है। इसको लेस करने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, 84,000। अब 84,000 ये कब का था, मैं डेट लिख लेती हूँ, 31/3/20 को डेप्रिसिएशन लगा था, 31/3/20 को, नेक्स्ट 31/3/21 को। तो क्या 1 अप्रैल 2021 को वैल्यू इसकी 84,000 नहीं है, यस या नो, यस ऑफ कोर्स मैम 84,000 है। तो क्या 84,000 आपके पास एट प्रेजेंट है, पर आपने बेची कितने की है, 50 में, तो डिफरेंस कितने का नज़र आ रहा है बच्चे, यहाँ पे 34 आएगा ऑप्शन में, 34,000 का। तो 34,000 का क्या है, आपका लॉस है, बट एंट्री आप 50,000 की दिखाएंगे, ठीक है, लॉस की एंट्री अलग होगी। लॉस की एंट्री क्या होगी, अब कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का, 34,000 का। लॉस की एंट्री किसके अकॉर्डिंग होती है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। दिखाई दे रहा है ये लॉस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट। तो लॉस क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू एसेट्स को सेल करने पर हुआ है, तो यहाँ पर एसेट्स 34,000। इज इट क्लियर, दैट मीन्स आप क्वेश्चन के अंदर जितना जो कुछ भी लिखेंगे उन सब की 1 बाय 1 एंट्री होने वाली है, एक भी चीज की एंट्री नहीं छूटेगी, ठीक है। इज इट क्लियर, ये एंट्री जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये एंट्री आपकी ये रही, स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर देखो परचेज की एंट्री लिख दी है मैंने रियल अकाउंट के हिसाब से, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है, तो नॉमिनल अकाउंट यूज़ हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज़ हो जाएगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इन गेन। डेबिट एक्सपेंसेस हो गया, किसकी वजह से हो रहा है, एसेट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स, सेल की आपने एसेट्स, मीन्स कि पैसा आपके पास आया है और मशीन आपके पास से गई है, तो पैसे आने की एंट्री डेबिट में होगी और जाने की एंट्री मशीन की क्रेडिट में होगी। नेक्स्ट क्या है कि सेल ऑफ एसेट्स, आपने अगर प्रॉफिट में
प्रॉफिट में सेल की है या फिर लॉस में सेल की है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर प्रॉफिट में सेल की है तो नॉर्मल सी बात है क्रेडिट होगा प्रॉफिट, अगर लॉस में सेल की है तो ये होगा डेबिट होगा ये हमारे पास लॉस। तो यहाँ पे लॉस की एंट्री है कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू किसके ऊपर आया है, एसेट्स के ऊपर, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है आपको तो किसके ऊपर आया है, एसेट्स के ऊपर। एंट्री याद नहीं करनी है, ठीक है। अब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जो हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ। अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अब। मशीनरी अकाउंट का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। चलिए जी, अब आपने मशीन को खरीदा है, खरीदने की एंट्री मैंने आपको क्या बताई कि बच्चे आपकी एंट्री होने वाली है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो दैट मीन्स मशीनरी के अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कब है, 1 अप्रैल 2019 को, कितने की है, 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि जो डेप्रिसिएशन लगता है साल के एंड में लगता है, 31 मार्च 2020 को लगेगा। किससे एंट्री होगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। एंट्री क्या की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से हो रहा है, 8000 से हो रहा है, ठीक है जी। 31/3/2020 को बाय बैलेंस CD कितना बच गया है, क्लोजिंग बैलेंस, कहने का मतलब क्लोजिंग बैलेंस है आपका कितना है, 92,000, और दोनों साइड आपका जो बैलेंस रहने वाला है ये हमेशा इक्वल रहेगा, 1 लाख टू 1 लाख। इज इट क्लियर, ठीक है जी। अब आपने कहा कि हमने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र किया, 1/4/2020 को हमने ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना रहेगा, अब 92,000 ये वाला, ठीक है। अब 92,000 लग गया। इसी तरह साल के आखिरी में 2021 में आपके पास क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा टू बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 8,000 रुपीज़। 31/3/2021 को कितना बैलेंस रह गया, बाय बैलेंस CD। 92,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 84,000 रह जाएगा। नीचे बैलेंस दोनों का इक्वल रहेगा, नीचे बैलेंस दोनों का इक्वल रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2022 को, एक सेकेंड, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को, सॉरी, टू बैलेंस BD मीन्स कि ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, अब आपका ओपनिंग बैलेंस मैम हमारा है 84,000, ठीक है जी। इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, 2023 सॉरी 22 आएगा, 22। एक सेकेंड इसको रेज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का बनेगा। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2022 के अंदर 8,000 रुपये। बैलेंस कितना रह जाएगा, बाय बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 8,000 अगर मैं जब माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 76,000। इज इट क्लियर, नीचे कितना आएगा, 84,000, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, क्योंकि हमें 4 साल का निकालना है ना बच्चे, तो 4 साल के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और साल का तैयार करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस BD कितना रहने वाला है, 76,000। इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगा दो साल के एंड में, बाय डेप्रिसिएशन
अकाउंट कितना रहने वाला है 8000 एज इट इज़ बाय बैलेंस CD, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से 76 में से स्कोर लेस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 76,000 अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस BD मीन्स कि यहाँ तक जहाँ तक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका 1 अप्रैल 2023 तक की वैल्यू कितनी रहने वाली है, तो मेरी वैल्यू रहने वाली है 76,000। जब हमने मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, अब हमारे पास वैल्यू कितनी है 76,000 की। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया, एंट्री समझ में आई। ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। इज इट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना कि आपको अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूले के साथ करो, अगर नहीं रेट दी हुई है तो रेट के साथ करो। फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए, फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों की जरूरत होगी। फर्स्ट आपकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, सेकंड आपकी लाइफ क्या है, थर्ड आपका क्या है स्क्रैप वैल्यू क्या है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। ठीक है, क्यों ऐसा रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड पड़ा, डिविजन वैल्यू मेथड पड़ा, ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।